Big Business Ideas. जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जिन्हें आता है हर हाल में खुश रहना, जिंदगी उनके आगे सर झुकाती है। तो हमेशा अपने व्यवसाय की हर चुनौती का हंसकर सामना कीजिए और उस व्यवसाय के कानूनों से वाकिफ कराने के लिए हमेशा की तरह शिल्पा भावना आ गई है लेकर आपका चहेता कार्यक्रम बिग बिजनेस आइडियाज, पावर्ड बाय टैप फॉक्स बियॉन्ड सोशलाइजिंग। आज की तारीख में भारत का लगभग 90% व्यापार समुद्री परिवहन से चलता है और सही भी है, क्योंकि भारत के पास लगभग 7,500 किलोमीटर लंबी तटीय रेखा यानी कोस्ट लाइन है, 12 प्रमुख बंदरगाह हैं, 60 ऑपरेशनल नॉन मेजर पोर्ट्स हैं और साथ ही इस क्षेत्र में FDI 100% अलाउड है। लेकिन इसके बावजूद इस क्षेत्र में एंटरप्रेन्योर्स की भारी कमी है। तो इस कमी को आप कैसे पूरा कर सकते हैं, ये बताने के लिए हमेशा की तरह हमारे स्टूडियो में आ रहे हैं त्रिगुण व्यक्तित्व के स्वामी, द ऑथर ऑफ द बिजनेस बुक्स, द फिलैंथ्रोपिस्ट, द बिग बिजनेस एक्सपर्ट मिस्टर सुनील कुमार गुप्ता। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। प्लीज आइए। सुनील जी, हमारे देश में अगर हम देखें जो एक मरीन ट्रेड है जिसको हम कहते हैं, उसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा रहती है, लेकिन फिर भी बंदरगाहों से जुड़े हुए जितने हमारे काम हैं, जितने हमारे बिजनेस हैं, उसमें एंटरप्रेन्योर्स नहीं आ पाते या उतना उनको बढ़ावा नहीं मिल पाता उस चीज़ में। आपको क्या लगता है कि क्या हमारे देश में इस चीज़ को और ज़्यादा प्रोत्साहित करने की ज़रूरत है या वाकई इस इम्पोर्टेंस को हम लोग समझने लगे हैं? देखिए शिल्पा जी, आपने बड़ा अच्छा विषय उठाया है, क्योंकि समुद्र से व्यापार ये बिल्कुल बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है। या समझिए कि सबसे पहले जो व्यापार शुरू हुआ वो समुद्र के रास्ते से शुरू हुआ। जो पोर्ट है ये बड़ा इम्पॉर्टेंट एक गेटवे है जो कि समुद्र को और ज़मीन को जोड़ता है। जी। जब भी आप कोई भी उद्योग धंधा, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी करते हैं ज़मीन पे और आपको कहीं और अपना जो फिनिश गुड्स है कहीं भेजना है, तो वो उसी रूट में आपको लेते हैं जो कि बंदरगाह से जुड़ता है। बंदरगाह से जुड़ता है। तो वो जो पोर्ट है उसी पोर्ट के जरिए आप उसे समुद्री जहाज के रास्ते से कहीं भी ले जा या ला सकते हैं। तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है ये, और इसी से कोई भी देश की एक्टिविटी जो है वो इसी से चलती है, इसी से व्यापार आगे बढ़ता है, इसी से हम एक मुल्क से दूसरे मुल्क में व्यापार करते हैं, अपना गुड्स का आदान प्रदान करते हैं, और ये सदियों से चला आ रहा है। सदियों से चला आ रहा है। उसके बावजूद हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसके बारे में अवेयर नहीं हैं। बिल्कुल। जब बंदरगाह से जुड़े हुए व्यवसायिक गतिविधियों की हम बात करते हैं, तो आप कैसे देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से व्यवसाय एक MSME के लिए निकल के आते हैं जिसके जरिए वो बंदरगाह के साथ जुड़ सकता है और अपना बिजनेस बढ़ा सकता है? देखिए ऐसे बहुत से उद्योग धंधे हैं। हाँ। क्योंकि जैसे ही कोई भी पोर्ट है, चाहे वो मेजर पोर्ट है या माइनर पोर्ट है, जी। जहाँ से भी व्यापार हो रहा है, जहाँ से भी समुद्री रास्ते से हम गुड्स को इधर या उधर ले जा रहे हैं, जी। हमारे देश में आ रहा है या देश के या देश से बाहर जा रहा है, तो उससे रिलेटेड सैकड़ों तरह की इंडस्ट्री हैं कि डिपेंड करता है। यदि मान लीजिए बाहर से बंदरगाह से कोई माल हिंदुस्तान के अंदर आया, जब हमारी कंट्री में आया तो उसको फिर उसकी पूरी सप्लाई चेन है जो कि उसको डेस्टिनेशन तक पहुंचाती है। इसी प्रकार से जब वो किसी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में कहीं पर भी वो कोई भी पार्ट बनता है तो उस पार्ट को पूरी सप्लाई चेन उसमें लगती है, उसको लाने में एक पोर्ट तक और उस पोर्ट से जहाज में लादने से लेकर के दूसरी कंट्री में पहुंचाने तक। जी। तो ये जो पूरी सप्लाई चेन है, इस चेन में जो बीच बीच में हम कह सकते हैं कि जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं वो अपना एक पार्ट बना सकते हैं कि मुझे ये एक्टिविटी करनी है। बिल्कुल बना सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो सामुद्रिक व्यापार है ये हमारे देश की अर्थव्यवस्था को बिल्कुल सुदृढ़ कर रहा है। आपको बताना चाहूंगी कि आज हमारे साथ एक ऐसे ही मेहमान शुमार होने वाले हैं जो कि हमारे देश की तटीय रेखाओं में आर्थिक गतिविधियों को बहुत ज्यादा प्रोत्साहन दे रहे हैं। उन्हें बुला लिया जाए। जी जरूर। दोस्तों, आज के हमारे मेहमान एक लंबे अरसे से मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सहयोग से भारत के बंदरगाहों के जरिए देश की अर्थव्यवस्था को सशक्त बना रहे हैं। फिलहाल आप गोवा में पश्चिमी तट की आर्थिक गतिविधियों को बढ़ा रहे हैं और भारत के लिए एक बड़ी फॉरेन एक्सचेंज को सेव कर रहे हैं। प्लीज वेलकम द मैन हिमसेल्फ, अतुल चंद्रकांत कुलकर्णी। बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। नमस्ते। आइए, प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू।
अतुल जी, सबसे पहले आपसे मैं यही जानना चाहूंगी कि जो हमारा देश है इसमें जब हम लोग सामुद्रिक व्यापार की बात करते हैं, सुनील जी ने तो बताया कि बहुत पुराने समय से चला आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद लोगों को इसके बारे में नहीं पता है। तो सुनने में ऐसा लगता है कि शायद ये कोई नया व्यवसाय उभर के आया है क्या? आपसे जानना चाहेंगे कि आप इस पर रोशनी जरूर डालें। वैसे देखा जाए तो अपने देश का जो भूप्रदेश है उससे ज़्यादा हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। हमारे देश से लगभग दुगुना जितना अपना भूप्रदेश है, मैंने जितनी हमारी लैंड मास है, जमीन है, उससे लगभग दुगुना हमारा समुद्र है, जो जिसे हम एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहते हैं। और दुनिया के जो भी कायदे कानून बने हैं उसके अंतर्गत ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन हर एक देश की अपनी प्रॉपर्टी होती है। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा संसाधन है, बहुत बड़ा एक रिसोर्स है। और अगर आप देखेंगे तो दुनिया का इतिहास रहा है कि जितने भी देश है और जिन्होंने अपनी मर्चेंट नेवी हो जी, या फिर आपकी जो फाइटिंग नेवी होती है, दोनों में से किसी को भी जिसने तगड़ा बनाया उन्होंने पूरे दुनिया पर राज किया। ये दुनिया का इतिहास है। चाहे आप वो अपनी ही संस्कृति लीजिए जिसमें पुराने समय में लगभग 1000 साल पूर्व में चोला डायनेस्टी रही, जिन्होंने उड़ीसा से लेकर आंध्र प्रदेश के तट तक इनका साम्राज्य रहा और यहाँ से वो व्यापार करते थे। और ये आज साबित हुआ है कि लगभग 1000 साल पूर्व यहाँ से चोला डायनेस्टी के लोग जहाज़ों से बैठकर सुमात्रा, जावा, इंडोनेशिया, कंबोडिया वहाँ तक पहुँचे। और पश्चिम में जो कच्छी लोग हैं, जो कच्छी समाज है, ये कच्छी लोग पूरे जो पर्शियन गल्फ जिसे आज माना जाता है, ईरान, इराक हो, वहाँ से आगे मेसोपोटामिया मतलब मिस्र हो, यहाँ तक ये सारे लोग जाते थे जी। और कुछ लोग तो पूरे अफ्रीका तक पहुँचे हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं बताऊं कि सोमनाथ का जो मंदिर है जी, सोमनाथ मंदिर के बाहर एक ऐसा स्थान है जहां पर जो एरो लगा है, वो एरो के दिशा में अगर आप चलते जाओ तो सीधे आप दक्षिण अफ्रीका पहुंच जाओगे। बीच में एक भी आपको कोई भी लैंड मास नहीं दिखाई देता है। इंडिया इज द ओनली कंट्री जिसके नाम पर एक समुद्र का नाम रखा गया है। तो इतनी तो हमारी बड़ी विरासत है। So we should actually feel proud of that and I would really like to share कि जैसे आपने अभी बात की कच्छी समाज की, जिन्होंने इसी समुद्र का रास्ता लेकर हमारे देश के व्यवसाय को भी आगे बढ़ाया और कह सकते हैं कि और देशों से मुलाकात की। लेकिन गुजरात के ही कुछ लोगों से सूरत में हमने बात की थी, उनका कुछ कहना है, हम चाहेंगे कि उसको जरूर यहाँ पे रखा जाए। उससे पहले हम आपको दिखाना चाहेंगे उनका वीडियो। एक्सपोर्ट में तो ऐसा है, गुजरात के पास सबसे बड़े 2 पोर्ट्स है, कंडला और मुंद्रा। दोनों पोर्ट्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मगर डायरेक्ट एक्सपोर्ट गुजरात की ओर से देखें तो जैसे रिलायंस का रिफाइनरी है यहाँ पे, वो छोड़ दे तो मेरा पर्सनली ये मानना है कि इतना बड़ा एक्सपोर्ट नहीं होगा। क्योंकि जैसे हम डिस्कस कर रहे थे, गुजरात में छोटे छोटे क्लस्टर्स में इंडस्ट्री बहुत है। तो यदि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट टाइप अच्छा हो, रिलेशन अच्छा हो, तो एक्सपोर्ट हमारा बढ़ सकता है। तो आपका कहना है कि अगर हम बड़ी इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं तो शायद उनकी तरफ से एक्सपोर्ट ज़्यादा जा रहा है, लेकिन जो छोटे छोटे क्लस्टर्स में जो अगर हम कह सकते हैं हमारे MSMEs हैं या कुछ ऐसे लोग हैं जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं, वो लोग तो शायद कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते ऐसे में। नहीं, बिल्कुल कंट्रीब्यूट करते हैं। हाँ। मैं आपको आंकड़ा बताना चाहूँगा एक कि हमारे देश में जितना भी व्यापार होता है, हाँ, उस व्यापार का 90% अगर हम वॉल्यूम से देखें तो वो समुद्री रास्ते से होता है। बिल्कुल। तो इसका मतलब उसमें MSME भी आ गए। हाँ। MSME भी जो अपना माल बनाते हैं वो माल अपना पोर्ट तक पहुंचाते हैं। और यदि हम वैल्यू वाइज देखें, ये मैंने आपको वॉल्यूम वाइज बताया है क्योंकि बड़े जो जितने भी बड़े इक्विपमेंट्स हैं, जो बड़े हमारे प्रोडक्ट्स हैं, वो सब समुद्री रास्ते से जाते हैं। तो बाय वॉल्यूम तो हम 90% करते हैं जो टोटल ट्रेड है। लेकिन यदि हम वैल्यू देखें तो वैल्यू का भी 75% ट्रेड जो है देश का, वो इसी माध्यम से हो रहा है। तो इसलिए ये नहीं कह सकते कि उन सबको नहीं हो रहा, सभी को अवेयरनेस है जी। और सभी उस माध्यम का प्रयोग करते हैं क्योंकि वो सस्ता है, सुरक्षित है और अच्छा है जी। तो जितने भी हमारे पोर्ट हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन अभी बहुत गुंजाइश है। तो जैसा कि अभी अमीर जी कह रहे थे कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट टाई अप हो जाए तो वो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि अभी जो हमारी नई सरकार आई, उस सरकार ने क्या किया, 2014 में एक स्कीम लॉन्च की, उसका नाम रखा सागर माला।
हाँ हाँ। जिससे कि वो चाहती थी कि जो पोर्ट हैं वो कनेक्ट हों आपस में, और साथ में उनमें मॉडर्नाइजेशन हो, और साथ में उनकी कैपेसिटी बढ़ाई जाए, और उनकी जो हैंडलिंग है और जो एंटर करने का और एग्जिट करने में जो टाइम लगता है वो कम हो, जिससे कि उनकी कैपेसिटी बढ़े जी। और हमारी सरकार का टारगेट है कि हम जो भी आज हम कर रहे हैं पोर्ट में उसको डबल करें कैपेसिटी को। वी होप कि ये टारगेट बहुत जल्दी पूरा भी हो। आपसे हम जरूर जानना चाहेंगे अतुल जी, आप काफी समय से हमारी जो तटीय रेखाएं हैं, खास तौर पे अगर मैं बात करूं पश्चिमी तट की जो हमारी रेखा है, वहां पर आपने बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज की हैं, बहुत सा फॉरेन एक्सचेंज भी आपने सेव किया है। बट आई वुड रियली लाइक टू आस्क यू, क्या आपको सरकार की तरफ से वो मदद मिल पाई थी, या आज वो मदद मिल सकती है लोगों को? बिल्कुल, ज़रूर, डेफिनेटली। मेरा तो अपना अनुभव बहुत अच्छा रहा है। यहाँ अपने मित्र ने कहा कि भाई हमारे यहाँ कांडला और मुंद्रा 2 अच्छे पोर्ट है। हाँ जरूर है, लेकिन आप ये देखिए कि कांडला और मुंद्रा का जो इम्पैक्ट जोन है वो कहाँ तक पहुँचता है। कांडला और मुंद्रा का इम्पैक्ट जोन पहुँचता है आपका पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक, पूर्वी उत्तर प्रदेश तक। यहाँ से सारा माल जो होता है उसकी ढुलाई होती है, वो पहुँचता है मुंद्रा, कांडला, और फिर वहाँ से वो आगे जाता है यूरोपियन देशों में, उसकी निर्यात होती है। या मुंबई में अगर आप देखेंगे तो कई सारी चीज़ें ऐसी है जो असम से आती है, लेकिन असम से आती है, लेकिन दूसरे छोर से। हाँ, लेकिन एक्सपोर्ट होता है उसका मुंबई बंदरगाह से। इसीलिए जो बात सुनील जी ने भी कही थी कि भाई जो सागरमाला जो सरकार की जो योजना है, बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है। दुनिया में सबसे बड़ी नंबर 2 की हमारी कोस्ट लाइन है। हमारे यहाँ कल्पना ये रखी गई है, पूरी सागर माला होगी, ये एक धागे के रूप में काम करेगी अपनी तट रेखा, और उसमें होंगे कुछ मोती जो जगह जगह पर ये बंदरगाह होंगे। जो बंदरगाह तो कुछ बंदरगाह होंगे जो बड़े होंगे और कुछ बंदरगाह होंगे जो छोटे होंगे। तो ये जो हब एंड स्पोक मॉडल है कि कुछ बड़े बंदरगाहों में ये एक जो निर्यात या आयात होगी, और छोटे बंदरगाहों में ये कोस्टल शिपिंग के माध्यम से वहां तक ये सारा सामान पहुंचाया जाएगा। जैसे अब प्रयोग अपने देश में हुआ है, जैसे आप जानते हैं सारे कि भाई दक्षिण में चेन्नई के आसपास सारी ऑटोमोटिव कंपनीज है, कार मैन्युफैक्चरिंग वहां हो रही है, और यहाँ उत्तर में हम मनेसर के पास, फरीदाबाद के पास, यहाँ पर ये ऑटोमोटिव इंडस्ट्री है। तो अब ये प्रयास हुआ है अपने देश में, हाल ही में ये सक्सेसफुल भी हुआ है कि वहां से चेन्नई से हम चले कार कैरियर लेकर, जिसमें कुछ कार लोड की जाए, हुंडई की हो या टोयोटा की कार हो, जिसको हम मुंद्रा या कांडला ले आए और वहां उसको उतारा जाए, और उसमें यहाँ जो मारुति की कारें है वो मारुति की कार लोड करके उसको हम साउथ में लेकर जाएं। ओके, सो इट विल बिकम अ कंप्लीट चेन। ये तो इसमें जब रास्ते पर भी जो हम बड़े बड़े जो ट्रेलर्स देखते हैं, जो बड़ी बड़ी ट्रकें चलती है जिसमें ये गाड़ियां जाती है, उसके बदले एक साथ लगभग 800, 1000, 1500 तक गाड़ियां अब ये समुद्र के रास्ते से चले जाएंगे। तो कॉस्ट देखिए कितनी कॉस्ट सेविंग हो जाएगी। तो बेसिकली हम इस बात को मान सकते हैं कि अगर देखा जाए तो सिर्फ जो हमारे बंदरगाह से जुड़े हुए बड़े काम व्यवसाय करने वाले लोग हैं, सिर्फ उन लोगों को मुनाफा नहीं मिलने वाला, बल्कि हमारे एमएसएमई सेक्टर को और जो हमारे और भी बहुत ज्यादा अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लोग काम करें उन्हें भी इसका पूरा मुनाफा मिलेगा। बिल्कुल। लेकिन फिर भी कुछ व्यवसायी ऐसे हैं जिनको अभी तक इस क्षेत्र के बारे में जागरूकता नहीं है। आपकी जागरूकता को और बढ़ाने के लिए ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि कैसे आप खुद इन बंदरगाहों से जुड़ के अपने व्यवसाय को बढ़ा सकते हैं। देखते रहिए बिग बिजनेस आइडियाज। भारत का विकास लाखों एमएसएमईज की कामयाब कहानियों से जुड़ा है, क्योंकि हर एमएसएमई के पास होता है बिजनेस करने का इनोवेटिव आइडिया। और अगर आप भी कर रहे हैं अपने बिजनेस में कुछ अलग या नया, तो आइए और बनिए हमारे मेहमान। ओनली ऑन Big Business Ideas. Write us on info@bigbusinessideas.in। हाँ जी बेटा, आपकी मम्मी ने मुझे आपके पास रुकने के लिए बोला है। जब भी घर पे अकेले रहोगे, कोई भी आए दरवाजा बिल्कुल मत खोलना। हेलो मम्मा, क्या आपने आपकी सतर्कता बेटी के जीवन का वरदान है। खुद संभलें और अपनों को संभालें। दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बिग बिजनेस आइडियाज़ और हम लोग ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे कि जो हमारा एमएसएमई सेक्टर है वो एक तरह से अनअवेयर है, जागरूक नहीं है बंदरगाहों से जुड़े हुए एक्टिविटीज़ को लेकर। हम आपको कुछ दिखाना चाहेंगे, जो हमने लोगों से बात की थी वो भी हमारा समर्थन करते हैं। प्लीज़। शिपिंग बिज़नेस में बेसिकली हमारे इंडिया में जो होती है वो कार्गोज़ लोडिंग की ज़्यादा से ज़्यादा होती है, शिपिंग्स के अनलोडिंग वगैरह। तो इसमें अवेयरनेस भी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज कितने सारे व्यक्ति होते हैं जिनको इनकी अवेयरनेस नहीं होती है। जो हमारा शिपिंग डिपार्टमेंट है इतना मेरे हिसाब से ग्रो नहीं कर पाया है, क्योंकि हम लोग रेलवेज़ वगैरह में ही ज़्यादा फोकस करते हैं, इतना लोगों ने उसको लाइमलाइट में नहीं लाया है। तो अगर थोड़ा सा एंटरप्रेन्योर उस साइड का, जिस सी बिज़नेस में भी अगर अपने आप को देखेंगे तो वहाँ पे भी वो बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकते हैं। लाइक मरीन डिपार्टमेंट, रिमोट एरियाज़ में भी अगर वो अपना बिज़नेस डेवलप करेंगे तो वो उस एरिया को भी बेसिकली प्रमोट कर सकते हैं। तो क्या जो हमारा एमएसएमई का एंटरप्रेन्योर है वो सी बिजनेस में एंटर कर सकता है? किस तरह से वो बंदरगाहों की सहायता लेके अपना बिजनेस बढ़ा सकता है? देखिए, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो हमारा एमएसएमई सेक्टर है, हाँ। जो उसका स्पेशलाइजेशन है जी। जिस प्रोडक्ट के लिए, वो वही प्रोडक्ट बनाए। जब वो उसे एक्सपोर्ट करे या दूसरी जगह पहुंचाना चाहे तो वो बंदरगाह का प्रयोग करे। ओके। सप्लाई चेन के थ्रू वहाँ गुड्स जाएगा, जिसकी अभी हमारी बात हो रही थी कि उसकी कॉस्ट अब हम कम करने वाले हैं जी। और दूसरा एमएसएमई वो है जो कि अपना उद्योग धंधा उसके आसपास क्रिएट करेगा। कि जो उसकी नीड बेस है, जो पोर्ट को जरूरी इंडस्ट्री की सपोर्ट चाहिए, या जो हमारी फुल इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन होती है, उसका जो पार्ट हमारे बंदरगाहों से इफेक्ट करता है कि उसकी वो इंडस्ट्री बंदरगाहों के पास होनी चाहिए, तो वो वहाँ लगाएगा। तो दोनों तरह का एमएसएमई सेक्टर है। तो जरूरी नहीं है कि एमएसएमई, क्योंकि ये एक मीडिया है अपने गुड्स को पहुंचाने का। जैसे कि आपको यदि मान लीजिए कोई माल भिजवाना है तो उसके क्या तरीका होगा? अगर मान लीजिए आप उसको यूरोप भिजवाना चाहते हैं तो पानी के जहाज से भिजवाएंगे या किसी और मीडियम से भिजवाएंगे, तो बाकी सब महंगे होंगे। पोर्ट जो हमारा गेटवे है जिसके माध्यम से व्यापार करते हैं जी। वो व्यापार अगर पूरे देश में आज हम देखा जाए तो हम लगभग 1400 मिलियन टन का व्यापार करते हैं पूरे साल में। ओके। जिसको जरूरत हमें आज 2500 की है। और सरकार की कोशिश है कि ये अगले 10 साल में बढ़ के 3000 मिलियन टन पर एनम हो जाए। माय गॉड। और इसके लिए अगर हम ग्रोथ देखें तो जो हमारी एवरेज है पूरे संसार में, अगर हम बात करते हैं मैरीटाइम कंटेनर बिजनेस की, जो हम अगर बात करते हैं मैरीटाइम कंटेनर ट्रेड की, तो पूरे देश में अगर हम देखें तो वो लगभग 6.5 की एवरेज से बढ़ रहा है। और पूरे विश्व में वो 5.5 की एवरेज से बढ़ रहा है। तो हमारे यहाँ रेट ज्यादा है। हम ज्यादा तेजी से उस तरफ बढ़ रहे हैं। और जब हमारे पास मीडियम होगा, जब माध्यम होगा अपनी चीज को पूरे संसार में पहुंचाने का सस्ते रेट पे, जैसे कि अभी समुद्री रास्ते से पहुंचाने का फ्रेट कम है, वो और कम होगा। और जो हम लैंड के जरिए पहुंचाते हैं वो थोड़ा ज्यादा है, वो भी कम होगा। तो हम कंपटीशन में आ पाएंगे। कुछ कंट्री जो हमारे से सस्ता माल आज देती हैं यूरोप में, हम उनसे कंपटीशन करके उनसे सस्ता दे पाएंगे, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हमारी कम है, लॉजिस्टिक कॉस्ट हमारी भी कम हो जाएगी। लॉजिस्टिक कॉस्ट हमारी ज्यादा है, तो वो भी हमारी कम हो जाएगी। वो कम हो जाएगी। सबसे सुरक्षित भी माध्यम है, सबसे सुरक्षित, सबसे कम लॉसेस अगर किसी ट्रांसपोर्टेशन माध्यम से होते हैं तो ये यही माध्यम है। सबसे बड़ी जो एमएसएमई के लिए जो यहाँ अपॉर्चुनिटी है वो तो एक सर्विस प्रोवाइडर के रूप में है। 4.5 मिलियन लोग लॉजिस्टिक्स सेक्टर में आज एम्प्लॉई है। तो उनको वहां से रोजगार मिल सबसे रहा है। बड़ी जिसका स्कोप है बहुत बड़ा है। लॉजिस्टिक्स ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें एंट्री बैरियर्स बहुत कम है। और ये लॉजिस्टिक्स जो है ये एमएसएमई सेक्टर का ही डोमेन है। मुझे लगता है कि एमएसएमई सेक्टर के लिए ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जो उपलब्ध होगा आगे चलकर। लेकिन फिर भी एक शुबा है जो मेरे मन में भी हमेशा उठता है, खास तौर पे हमारे एमएसएमई के व्यवसायियों के लिए, हमारे जो छोटे उद्यमी हैं उनके लिए, क्योंकि उनके लिए कागजी कार्रवाई हमेशा मुश्किल रहती है। और खास तौर पे जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात होती है तो इट इज माइंड बॉगलिंग, आई मस्ट से। आपको कुछ दिखाना चाहेंगे? काफ़ी कंपनीज जो होते ये 5 करोड़ के ब्रैकेट में होते, जैसे कि मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस। तो इनके पास अपनी खुद की डिपार्टमेंट नहीं होती,
क्योंकि ये जो एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट के डॉक्यूमेंटेशन, आप एक डॉक्यूमेंट में गलती कर दो, आप उसको रिकंस्ट्रक्ट कर नहीं पाओगे। इंस्पाइट ऑफ सर्टन सर्कुलर्स अवेलेबल है, फिर भी आप नहीं कर पाते हो। काफ़ी ब्यूरोक्रेसी है और काफ़ी चीज़ें भी आती है, उसमें हर्डल्स आती है। तो गलती सुधारने का मौका ना मिले, ये तो जायज़ नहीं है। आप क्या कहेंगे? आज की डेट में इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना जी, इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड लेना और फॉर्मेलिटी पूरी करना पहले के मुकाबले बहुत इजी हो गया है। अच्छा, हाँ, तो अब और सरकार इजी करती जा रही है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बहुत सारे एक्ट जैसे खत्म हो रहे हैं और बहुत सारे एक्ट में सुधार हो रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर मान लीजिए आप बेसिक देखें तो हमें देखना होता है किसी भी काम को शुरू करने के लिए एंट्री कैसी है और एग्जिट कैसा है। तो एंट्री अब बहुत आसान हो गई है इंपोर्ट एक्सपोर्ट। हाँ, क्योंकि अगर आपको इंपोर्ट करना है या एक्सपोर्ट करना है, उसका कोड लेना है, उसको ऑनलाइन देना है, आपको ऑनलाइन फॉर्मेलिटी पूरी करनी है, ऑनलाइन ही कोड मिलेगा आपको। तो एक तरीके से आपको पहले कभी ऑफिस जाना ही नहीं। तो सुधार की दिशा में हम बढ़ रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन पेमेंट भी हो गया। हाँ, ऑनलाइन पेमेंट भी हो गया, ऑनलाइन पेमेंट भी हो गया। कस्टम ड्यूटी पेमेंट हो या और भी सर्वे चार्जेस वगैरह हो, तो अब ऑनलाइन सब आप ऑनलाइन सब कुछ पेमेंट। तो अब जितने भी सरकारी टैक्सेस की पेमेंट है वो सारी ही ऑनलाइन है। बल्कि कंपलसरीली ऑनलाइन है। आप चाहें भी कि अक्रॉस द काउंटर में देना चाहूं तो नहीं, आपको ऑनलाइन ही देनी है। दूसरी सबसे बड़ी जो फायदा हो रहा है कि जो हमारा उद्यमी है, जो हमारा एंटरप्रेन्योर है, उसको एक एडवांटेज मिल रहा है। वो अपना सारा फोकस और अपना पूरा ध्यान अपनी इंडस्ट्री पे लगा रहा है। तो बिल्कुल हम इस बात को कह सकते हैं कि जो हमारे प्रधानमंत्री साहब मोदी साहब जो कह रहे हैं कि मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है, वो सच है, वो कहीं गलत बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल। ऑन दैट नोट वी आर गोइंग टू टेक अ ब्रेक और ब्रेक के बाद जवाब देंगे उन सवालों के जो आपने हम तक पहुंचाए हैं। एंड इन द मीनवाइल अगर आप अपना सवाल रिकॉर्ड भी करवाना चाहते हैं, सो जस्ट टेक आउट योर फोन एंड डायल 8893120130। आप हमें मेल भी कर सकते हैं info@bigbusinessideas.in पर। स्टे ट्यून्ड। क्या नाम है बेटे आपका? कोयल। बेटे मैं आपके लिए चॉकलेट लाया हूँ, ये लो। मेरी मम्मी ने मना किया है किसी से कुछ नहीं लेना। बेटी के मासूम बचपन पर किसी की बुरी नजर ना पड़ने दें। आपकी सतर्कता बेटी के जीवन का वरदान है। खुद संभलें और अपनों को संभालें। दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। अब वक्त है आपके सवालों के जवाब देने का। हमारे पास बहुत सारे सवाल आए हैं, कुछ ईमेल्स के माध्यम से और कुछ ऑडियोज के माध्यम से। पहले हम मेल के सवाल ले रहे हैं। भिवाड़ी से रुद्रा जी हैं। आप कहते हैं कि आप अपना बिजनेस लोगो का ट्रेडमार्क अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो एप्लीकेशन करना है उसकी फीस कितनी लगेगी और कहाँ अप्लाई करना है? ये ऑनलाइन अप्लाई होगा। इसकी फीस 4000 है और इसका अप्लाई करने के लिए आपको वेबसाइट पे जाना पड़ेगा ipindiaonline.gov.in। अगला सवाल है हमारे पास जमशेदपुर से वर्मीत जी हैं। आप कहते हैं कि आप डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर लेना चाहते हैं, तो क्या उसके साथ इन्हें डिजिटल सिग्नेचर भी लेना होगा? उससे पहले इनको डिजिटल सिग्नेचर लेना पड़ेगा। डिन नंबर से पहले? डिन नंबर से पहले, क्योंकि उसी डिजिटल सिग्नेचर से ये अपना फॉर्म DIR3 MCA की साइट पे अपलोड कर सकते हैं। तो पहले डिजिटल सिग्नेचर लेना पड़ेगा उस फॉर्म को, डिन को अप्लाई करने के लिए। जी, अब हम लोग ले रहे हैं वो सवाल जो कि ऑडियो क्लिप्स के माध्यम से आए हैं। गुड मॉर्निंग सर, मैं हार्दिक मावानी भुज कच्छ से बात कर रहा हूँ। रेगुलरली आपका शो वॉच करता हूँ, काफी मुझे अच्छा लगता है। मेरा प्रश्न आपसे ये है, क्या प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में कोई सब्सिडी मिलती है? तो सर कैसे मिलती है और उसकी प्रोसीजर क्या है? थैंक यू सर। देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि मुद्रा योजना एक फाइनेंस करने की योजना है, तो उस पर तो सब्सिडी का कोई प्रश्न ही नहीं है। लेकिन हाँ, यदि आप किसी और योजना में फॉल करते हैं जिसमें आपको सब्सिडी मिल रही है या एलिजिबल है और लोन आप मुद्रा से लेते हैं, तो जरूर ये दोनों कॉम्बिनेशन हो सकते हैं कि आपको सब्सिडी भी मिले और मुद्रा से लोन भी मिले। आई एम कॉलिंग धर्मेश राठौर फ्रॉम अहमदाबाद। I want to wish to start cold storage in Rajasthan for onion. Please guide about any subsidy available for starting cold storage. मेरे को लगता है कि एक तो इनको पूरा अपना प्रश्न ईमेल के माध्यम से भेजना चाहिए, डिटेल है। लेकिन मैं मोटे तौर पे बता दूं कि इसमें कोल्ड स्टोरेज खोलने में हमारे देश में सब्सिडी हैं, कई मंत्रालयों की सब्सिडी हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग की भी है, नाबार्ड की भी है,
और मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग की जो सब्सिडी है लगभग 10 करोड़ तक है। जी बिल्कुल। अतुल जी, आपसे मैं ज़रूर जानना चाहूँगी कि आप, क्योंकि ये जो हमारे बंदरगाहों की दुनिया है इससे आप बहुत एक लंबे समय से जुड़े हुए हैं और जितने हमारे तटीय क्षेत्र हैं मोस्टली आप सबके थ्रू जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी को आगे बढ़ा चुके हैं। आपके सामने ऐसी कौन कौन सी चुनौतियाँ रही इन तटीय क्षेत्रों में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को और डेवलप करते हुए, जिनके बारे में आप ज़रूर हमारे MSME के जो उद्यमी हैं उन्हें बताना चाहेंगे, ताकि जब वो आगे बढ़े अपना व्यवसाय लेकर तो उन चीजों का ख्याल रखकर अपने बिजनेस को और अच्छे से आगे बढ़ा सके? क्या कहेंगे आप? मुझे लगता है कि ये जो बंदरगाह और उससे रिलेटेड जो इंडस्ट्री है, जिसको हम मोटे तौर पर मैरीटाइम या लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री कहते हैं जी, ये कई सारे मंत्रालयों के साथ जुड़ा हुआ है। मतलब कोई एक इनका मंत्रालय नहीं है जिससे परमिशन आप लो और अपना व्यवसाय शुरू करो, या फिर आप उनके जितने भी रिक्वायरमेंट्स है उसको कंप्लाई करो तो आपका काम हो गया। जी, मुझे लगता है कि इसमें अगर सुधार हो जाएगा तो सारे जितने भी हमारे उद्यमी हैं, जी, चाहे वो नए हो या अभी वर्तमान जो उद्यमी है, सारे लोग इसमें बहुत रिलीफ पाएंगे अपने आप को। उद्यमी जो अपना पैसा उसमें लगाते हैं, अपनी मेहनत लगाते हैं या अपनी नई क्रिएटिव कोई प्रोडक्ट डेवलप करते हैं, वो बहुत जल्दी से इसमें आगे बढ़ पाएंगे। जी, तो बेसिकली गुहार सरकार से है और हमारी पूरी ये उम्मीद है कि सरकार हमारी इस आवाज़ को सुने। और अब हमारे पास क्योंकि वक्त हो गया आपके बिजनेस मंत्र का, उसकी तरफ ज़रूर बढ़ेंगे और आपको बता दें इसके बाद आपके लिए हमारे पास कुछ खास है, लेकिन उससे पहले हमारे उद्यमियों के लिए आपका बिजनेस मंत्र। अपना जो जीवन है और ओशियन है ये एक ही तरह के हैं। जी, जैसे आप ओशियन में जब आप जाना चाहते हैं तो उसकी लहरें आपको जहाँ से आप शुरू करते हैं वापस वहीं पे फेंक देती हैं जी, लेकिन एक बार लहरों को पार कर लो तो पूरा ओशियन आपका है। जी, ऐसे ही जीवन में जो कठिनाइयाँ आती हैं वो आपको वापस जहाँ से शुरू करते हैं वहाँ फेंकती हैं, लेकिन कठिनाई पार कर लो तो फिर पूरा जीवन आपका। जी, और जिस वक्त आप कठिनाइयों को पार कर लेते हैं तो उसके बाद आपको वो जो जीवन का एक अथाह रूप है वो देखने को मिल जाता है। अतुल जी, आपको हमने बताया था कि हमारे पास इस बिजनेस मंत्र के बाद आपके लिए कुछ खास है, तो वो खास ये है कि ये एक स्पेशल राउंड है जिसे हम कहते हैं शिल्पा भावना स्पेशल। सो मैं आपसे कुछ सवाल पूछने वाली हूँ, आपको उसके जवाब देने हैं। इट्स अ रैपिड फायर। तैयार हैं आप? तैयार, बिल्कुल। ओके, तो ये पहला सवाल है आपके लिए, पोर्ट से रिलेटेड एक्टिविटीज में किस सेक्टर को आप प्राथमिकता देते हैं, मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस? मैन्युफैक्चरिंग। बंदरगाहों से जुड़े व्यवसाय में जो MSMEs काम कर रहे हैं, सरकार उन्हें भरपूर सहायता देती है, हाँ या ना? बिल्कुल देती है। समुद्री परिवहन का इस्तेमाल MSMEs के बिजनेस को बढ़ा सकता है, सही या गलत? सही। सामुद्रिक व्यापार के जरिए भारत विश्व शक्ति बन सकता है, हाँ या ना? जरूर, बिल्कुल बना सकता है। बिल्कुल, मुझे जरूर विश्वास है कि भारत सामुद्रिक व्यापार में अगर आगे बढ़ेगा तो विश्व में अपना स्थान जरूर पाएगा। और यही हम सभी की दुआ भी है। हम सभी लोग, पूरे देशवासी इसी उम्मीद के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और क्योंकि आपने बहुत धड़ाधड़ जवाब दिए हैं तो हमारे पास बिग बिजनेस आइडियाज की तरफ से ये छोटा सा तोहफा है आपके लिए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। थैंक यू। थैंक यू सो मच। दोस्तों, एक समुद्री जहाज जब बंदरगाह पर खड़ा होता है तब वो सबसे सुरक्षित होता है, लेकिन सच्चाई ये है कि समुद्री जहाज बंदरगाह पर खड़े होने के लिए नहीं बनते, वो बनते हैं लहरों से टकराने के लिए। इसीलिए आप भी अपने विचारों के समुद्री जहाज को थोड़ा बाहर निकालिए और कोशिश की लहरों से लगातार टकराने दीजिए और जिंदगी में किसी भी पहल को करने के लिए बिल्कुल मत घबराइए। फिर देखिए कैसे कामयाबी आपके कदम चूमेगी। आज के लिए शिल्पा भावना को दीजिए इजाजत, अगली बार फिर होगी आपसे मुलाकात। थैंक यू सो मच। जय हिंद। Big Business Ideas.